हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द की। ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी जीवों का अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन कहलाना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इम्पॉर्टेंट ये सन है कि किस सन में, 1801 में। अब बात करते हैं जीव विज्ञान का पिता। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं और प्राणी विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जो जूलॉजी है उसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान का पिता। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफेस्टस हैं। अगला प्रश्न है कि जीवधारियों का सबसे अच्छा वर्गीकरण किसने किया। तो कैरोलस लिनियस ने किया 1753 में। और जो कैरोलस लिनियस हैं, इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। और कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस की एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। और जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने सभी जीवधारियों को दो समूहों में विभाजित कर दिया। पहला था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक अपुष्पी पादप और एक पुष्पी पादप। अपुष्पी पादप कौन से होते हैं, पुष्पी पादप कौन से होते हैं, सारा हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको। अपुष्पी पादप वे होते हैं जिनमें कोई भी फूल नहीं आता है, कोई भी फल फूल नहीं आते हैं। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें फल फूल सब कुछ आता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अपुष्पी पादप। जो अपुष्पी पादप हैं इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। और जो अपुष्पी पादप होते हैं इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला है थैलोफाइटा और दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो अब अपुष्पी पादप के जो तीन पार्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जो थैलोफाइटा होते हैं ये इस प्रकार के थैलोफाइटा होते हैं। हाँ, इसमें शैवाल, कवक, लाइकेन ये तीनों पाए जाते हैं। जो थैलोफाइटा होते हैं इसमें शैवाल, कवक और लाइकेन तीनों पाए जाते हैं। ये जो थैलोफाइटा पौधे होते हैं इसमें ये थैलस युक्त होते हैं, जिनके तने एवं जड़ में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब ना ही इनमें कोई, जैसे कि एक वृक्ष होता है उसके तने अलग पता चल जाता है, उनके जो पत्तियां हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं वो डिफरेंस टाइप की होती हैं। मगर जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें जड़ तना में कोई अंतर स्पष्ट नहीं होता। जैसा तने होते हैं वैसे ही जड़ होते हैं इनकी। ये थैलस युक्त होते हैं। इनमें संवहन ऊतक एवं भ्रूण अनुपस्थित होता है। पुनः शैवाल एवं कवक में वर्गीकरण किया गया है। इसमें शैवाल और कवक पाए जाते हैं। जो शैवाल होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि कवकों में यह क्षमता नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे शब्द आया है शैवाल। तो अब हम शैवाल पे डिस्कस करने वाले हैं कि शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। अब जो शैवालों का अध्ययन होता है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये नीले हरे शैवाल, जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये जल प्रदूषक होते हैं। जहाँ पे जल प्रदूषण होगा वहाँ पे नीले और हरे शैवाल पाए जाते हैं। जो शैवालों में कवक उपस्थित होता है, कवक मतलब फंगस। अब देख लेते हैं कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैवाल हैं। जो साइनोफाइटा का शैवाल होता है वो नीला हरा शैवाल होता है। जो क्लोरोफाइटा होता है वो हरा शैवाल होता है। जो बेसिलेरियोफाइटा होता है वो डायटम होता है। जो फियोफाइटा होता है वो जो भूरा शैवाल होते हैं उसे क्या कहते हैं, फियोफाइटा शैवाल।
और एक होता है जेंथ्रोफाइटा, इसे भी भूरा शैवाल होता है, ये भी भूरा शैवाल होता है, इसे भी जेंथ्रोफाइटा कहते हैं। एक होता है लाल शैवाल, तो इसे रोडोफाइटा कहते हैं। अब बात करते हैं कवक। कवक को कहते हैं फंगी। ये क्लोरोहरित क्लोरोफिल रहित होते हैं, परजीवी एवं थैलस युक्त पौधे होते हैं जो कवक होते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। जो कवक में खमीर एवं लाइकेन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कवक हैं। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं जो स्थल और जल दोनों जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे नमी युक्त भूमि होती है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बहुत पुराने पुराने घर होते हैं जहाँ पे जिन दीवारों में नमी नमी बनी रहती है, वहाँ पे जो हरी हरी कलर की घास उगाती है, उसे ही ब्रायोफाइटा कहते हैं। और जहाँ पे नदी तालाब या समुद्र के किनारे जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी हरी हरी जो घास उगाती है उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसलिए इन्हें उभयचर प्राकृत भी कहा जाता है। उभयचर वे होते हैं जो जल और थल दोनों में उगते हैं पौधे, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर पौधे ये स्थल पर विकसित होते हैं, लेकिन इनमें लैंगिक प्रजनन के लिए जल आवश्यक होता है। जो इनमें जो ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं जो इसमें लैंगिक प्रजनन होता है, उसके लिए क्या आवश्यकता होता है, तो इसमें जल की आवश्यकता होती है। इनमें संवहन ऊतक अविकसित होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें संवहन जो ऊतक होता है वो विकसित नहीं होता है। जैसे मार्केशिया, रिक्शिया मास, ये पौधे हैं, ये ब्रायोफाइटा पौधे हैं। अब बात करते हैं जो इसका थर्ड था, टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा का जो वर्ड है वो हैकल ने दिया है। टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं ये वर्ड हैकल ने दिया है। ये पौधे स्थलीय होते हैं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये केवल स्थल पर ही उगते हैं। इनमें भी संवहन ऊतक अविकसित होता है। कुछ पौधों में जड़, तना तथा पत्ते में स्पष्ट अंतर होता है, जैसे साइलोटन फर्म और सिल्वर फर्म। इसमें जो जड़ है वो डिफरेंट टाइप की होती है, और जो तना होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। और पत्ती भी समझ में आएगा कि ये एक पत्ती है, मतलब कि तीनों में जड़, तना, पत्ते में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं पुष्पी पादप। इनमें पुष्प एवं बीज पाए जाते हैं जो पुष्पी पादप होते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया अपुष्पी पादप, अब बात करते हैं पुष्पी पादप की। जो पुष्पी पादप होते हैं इसमें पुष्प एवं बीज पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है उसे अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी जो होते हैं इसमें बीज नग्न होते हैं, अर्थात उनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे काजू है उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। इन्हें नग्न बीज कहते हैं। इनमें संवहनी ऊतक जाइलम में वाहिनी का अभाव होता है। इस वर्ग के कई पौधों का जीवाश्मी महत्व अधिक होने से इसे जीवाश्म वर्ग भी कहते हैं। जो हमारा पुष्पी पादप होते हैं उसमें जीवाश्मी महत्व अधिक होता है, इसलिए इसे जीवाश्म वर्ग भी कहते हैं। जैसे जो साइकस का पौधा होता है उसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो साइकस के पौधे को जीवित जीवाश्म कहते हैं। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। आवृत बीजी यह सबसे विकसित पादप समूह है। एंजियोस्पर्म जैसे आम, कटहल, अमरूद, जामुन, ये जितने भी पेड़ होते हैं ना, ये सारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। यह सबसे विकसित पादप समूह होता है। अब बात करते हैं पौधों को, जो आकारिकी के आधार पर पौधों का जो विभाजन किया गया है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। साक, जिसे हर्ब कहते हैं, हर्ब्स, ये पौधे मुलायम एवं काष्ठ विहीन पौधे होते हैं। जैसे धनिया, मेथी, सरसों, साग, पालक आदि, ये सब क्या होते हैं, हर्ब्स। अब झाड़ी, श्रब, ये मध्यम श्रेणी के पौधे होते हैं। जैसे चमेली, मदार, मेहंदी, अनार, ये झाड़ी। एक क्वेश्चन आता है कि जो बांस का पौधा होता है, बांस भी एक झाड़ी है। ये क्वेश्चन पूछा था कि बांस क्या है, तो बांस एक झाड़ी है। वृक्ष, ट्री, ये पूर्ण विकसित एवं बड़े काष्ठीय पौधे होते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। तो
तो जो आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब 20 पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 20 पत्र, जैसे कि एक बीजी पत्र, 2 बीजी पत्र। पौधों के बीजों में एक बीज पत्र होता है, जैसे कि नीम, अमरूद, पीपल आदि। एक बीज पत्र वो होते हैं जो जिनके ऊपर कोई भी आवरण तो होता है, मगर उसमें जैसे कि एक चना होता है, जैसे कि 2 बीज पत्री को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बीज पत्री कौन सी होती है। जैसे कि पौधों के बीचों में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे चना, जो चना होता है, चना पे 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। जब चना को हम ओपन करेंगे उसको, तो उसमें 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अरहर, मटर, जो मटर आती है, मटर के 2 कवर होते हैं। तो जब मटर को हम फोड़ते हैं, उसकी कली को, तो उसको 2 पार्ट्स में, उसके जो बीज पत्र होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसे 2 बीज पत्री कहते हैं। और एक बीज पत्री जिसमें ऐसा नहीं पाया जाता, उसे एक बीज पत्री कहते हैं। अब बात करते हैं पुष्पी पौधों के अंग। जो पुष्पी पौधों के अंग हैं, तो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जड़, जिसे रूट कहते हैं। रूट मीन्स जड़। तो पौधों का वह भाग जो पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में बढ़ता है तथा पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है, जड़ कहलाता है। ये इसकी जड़ की डिफिनीशन है। जड़ों में पर्ण नहीं पाया जाता है। इसमें पर्व एवं पर्व संधियों का अभाव होता है। जो पर्व एवं पर्व संधियों मतलब कि जॉइंट्स को संधियां कहते हैं, पर्व संधियां। तो जो जड़ों में होते हैं उसमें संधियों का मतलब कि जॉइंट्स का अभाव रहता है। अब जो स्टेम होता है, तना, यह प्रांकुर से विकसित होता है एवं सूर्य प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। इसमें पर्व एवं पर्व संधियां पूर्ण विकसित होती। जो तना होता है उसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए तनों में कई रूपांतरण हो जाते हैं, जैसे भूमिगत रूपांतरण, बल्ब, जो प्याज होता है वो बल्ब होता है, प्रकंद, हल्दी, ये भी एक क्या है, तना है। जो आलू है, आलू भी एक तना है, जबकि ये मिट्टी के अंदर उगता है, फिर भी ये क्या है, एक तना कंद है। जो रेंगने वाले तने होते हैं, जैसे ऑक्जेलिस, घनकंद, ओल आदि, ये भूमिगत रूपांतरण है। अब बात करते हैं पत्ती। ये हमारी पत्ती की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है एवं भोजन बनाया जाता है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती के माध्यम से होता है। पत्ती में जो छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा, जो प्रकाश आता है, पौधे उस छिद्र से प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पत्तियों में भी विभिन्न प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए पत्ती घड़े का रूप ग्रहण करता है, जैसे नेपेथिन्स या पिचर प्लांट। जो नेपेथिन्स है, ये पिचर प्लांट है, ये अक्सर मेघालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पौधे होते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में पूछा गया था, नेपेथिन्स। और ये क्या होते हैं, नेपेथिन्स एक नरभक्षी पौधा होता है। जब कोई कीड़ा मकोड़ा इस पत्ती के अंदर चला जाता है, घड़े नुमा आकार के, तो ये ऊपर से बंद हो जाती है और कीड़े मकोड़े को अंदर ही अंदर खा लेती है। अब बात करते हैं जो ब्लैडर पत्तियां होती हैं। ब्लैडर मतलब ब्लेड के आकार की होती है, जैसे यूट्रिकुलेरिया। जो यूट्रिकुलेरिया होता है वो एक ब्लेड नुमा आकार की पत्ती होती है। पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, जिसे पर्णकंटक कहते हैं, जैसे नागफनी के पौधा और नींबू के पौधे। इसमें जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे उगाते हैं। पत्तियां लता का रूप ले लेते हैं, जिन्हें पर्ण प्रांता कहते हैं, जिससे कि मटर का जो पौधा होता है वो लता का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं पुष्प, फ्लावर। जो इसकी डिफिनीशन है, इसे रूपांतरित तना भी कहते हैं। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। पुष्प को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक अनावश्यक भाग, जिसे बाह्य दल पुंज या एवं दल पुंज कहते हैं। जो आवश्यक भाग होता है, जिसे पुमंग या जायंग कहते हैं। तो अब देख लेते हैं जो पराग कण होता है। पराग कण परागकोश में पाए जाते हैं, जो कि पुमंग का भाग है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पुमंग पुष्प का कौन सा भाग होता है।
तो जो पुमंग होता है पुष्प का नर भाग होता है, जैसे कि पा से पुमंग, पा से पुरुष, पुरुष तो नर। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। जो जायंग होता है पुष्प का मादा भाग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं परागण। शब्द आता है परागण। परागण होता क्या है? तो परागण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया जो होती है वो परागण कहलाती है। परागण को परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, एक पर परागण। एक ही पुष्प के अंतर्गत जो परागण होता है उसे स्वपरागण कहते हैं। जो दो पुष्पों के मध्य परागण होता है उसे पर परागण कहते हैं। जैसे जो जल परागण होता है वेलिसनेरिया जलकुंभी। वायु परागण गन्ना, मकई, कपास में जो होता है वायु परागण होता है। एंटेमोफिली कीट, सरसों के मध्य जो होता है परागण वो होता है एंटेमोफिली। जंतु परागण चमगादड़, गिलहरी, बावेक्स, स्नेक, इसमें जंतु परागण होता है। अब बात करते हैं फल। निषेचन के पश्चात जो पूर्ण विकसित अंडाशय फल का निर्माण करता है। जो फल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल या कूट फल। सत्य फल वह फल होते हैं जब फल अंडाशय से विकसित होता है तो वह सत्य फल कहलाता है। जब फल अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। फलों में बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति एवं अंतः फल भित्ति होती है। जो दालें होती हैं लेगुमिनोसी परिवार में आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दालें किस परिवार में आती हैं, तो लेगुमिनोसी परिवार में आती हैं दालें। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।